Hello viewers, welcome to this new video lecture. In this lecture we will going to revise few things which is helpful for your next topic. Systematic error is those error which is eliminated, which is removable. If these errors are removable with the help of some mathematical equation or physical law, then it will be calculate, मतलब इट विल बी कैलकुलेटेबल, इट विल बी मेजरेबल. सिस्टमेटिक एरर आपकी क्या होती है, मेजरेबल होंगी, राइट? तभी तो आप उसको रिमूव करोगे. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, ठीक है. बट एक्सीडेंटल एरर आर दोज एरर विच कैन नॉट बी रिमूव. अब रिमूव नहीं हो सकता है. रिमूव आप कब नहीं कर सकते? जब आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो. ठीक है, कुछ एरर्स हमारे पास ऐसी होती है जिनको हम मेजर्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सपोज एक ऑब्जर्वर है एंड इट इज डूइंग ए रॉन्ग सर्विंग. ठीक है, वो गलत तरह से सर्वे कर रहा है, लेकिन वो इस चीज को जब कब तक उसको फील नहीं होगा कि वो गलत सर्वे कर रहा है, जब तक उसका सुपरवाइजर उसको आके नहीं बताएगा ये चीज कि उसने ये गलत रीडिंग करी है. ठीक है, तो इस तरीके की जो एरर्स होती है उनको हम एक्सीडेंटल एरर्स में करते हैं, जो वेरी करती है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, एंड इट कैन नॉट बी रिमूव. तो सिस्टमैटिक एरर रिमूव हो सकती है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, बट एक्सीडेंटल एरर कैन नॉट बी रिमूव. सो जो हम अब पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिमूवल ऑफ एक्सीडेंटल एरर. बेसिकली वी जस्ट बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस, हम कुछ एजम्पशंस को लेते हुए चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये एक्सीडेंटल एरर को फुल्ली रिमूव नहीं कर सकते, बट वी रिमूव दिस एरर पार्शियली. हम इसको पार्शियली रिमूव कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू यू और आई हैव टू रिपीट दिस सेंटेंस अगेन? फॉर एग्जाम्पल, सिस्टमेटिक एरर के लिए हमने क्या रखा है यहाँ पे? पुल करेक्शन रखा था, ठीक है, सैक करेक्शन रखा था. दीज आर माई systematical error, and if I am going to measure these errors, I have to provide the corrections also. But the accidental error which cannot be measurable, so I have to remove this accidental error with some theories, with some concepts, and in this lecture I am going to deliver that theories which is known as law of accident error, right? So in this lecture I am going to tell you about law of accident एरर. पहले हम एक्सीडेंट एरर होती क्या है, उसके पीछे की जो उसके पीछे की थ्योरी वगैरह होगी, जो उसके पीछे के लॉज होंगे, उसको समझ के उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. राइट, ओके. उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना चाहिए. सपोज द थिंग विच कैन बी मेजरेबल इज नोन एज ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी, राइट? जो स्टेशन ए और बी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, बट जनरल वे में मैं बताना चाहता हूँ आपको. ऑब्जर्व क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी आप मेजरमेंट ले रहे हो. अब वो मेजरमेंट आपका वॉल्यूमेट्रिक है, एरिया के लिए है, डायमेंशन के लिए है. ठीक है, वॉल्यूम मतलब 3D, एरिया मतलब 2D, डायमेंशन मतलब 1D, या एंगुलर मेजरमेंट है. तो ये सारे जितने भी क्वांटिटीज हैं, ये आपके क्या है? ऑब्जर्व क्वांटिटी है, राइट? सर्वे में हम यही सब चीजें करते हैं. हम लेंथ मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं, एरिया मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं, राइट? इतनी सारी चीजें हम मेजर करते हैं, और हो सके तो हम उस पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ रिलेशन करके ये बताते हैं कि इसकी पोजीशन दूसरे पॉइंट की पोजीशन से कितनी दूर है. ठीक है, जिसको हम कहते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रिड्यूस लेवल और बेंचमार्क, राइट? इस तरीके से हम उसे बोलते हैं. तो इसी तरीके से हमने क्या करा, अपनी ऑब्जर्व क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. वन इज डिपेंडेंट एंड अदर वन इज इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट तो वो होंगी जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, और कंडीशनल या डिपेंडेंट क्वांटिटीज वो होती है जो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करती है, राइट? जैसे ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर. तो ये आपकी क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी है. तो इस तरीके से हमने ये ऑब्जर्व क्वांटिटी की डेफिनेशन को क्लियर किया था. प्लीज नोट कि अब जो भी मैं चीज बोलूंगा वो मैं इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको डिलीवर करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ क्वांटिटी. अब ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू 1D में क्या होती है? लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट होती है. 2D में आपकी क्या होती है? एरिया होती है. 3D में आपकी क्या होती है? वॉल्यूम होती है. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये वैल्यू जो होती है, जो उसके
उसके स्केल को बताती है, किसी क्वांटिटी के स्केल को जो बताती है उसको हम कहते हैं वैल्यू। इज इट क्लियर? देन एक आता है वेट, वेट ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, वेट ऑफ द क्वांटिटी। अब वेट क्या होता है? वेट होता है इट इज शोइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ सर्वेयर। ठीक है, इट शो द कॉन्फिडेंस ऑफ सर्वेयर व्हेन एवर इट ऑब्जर्व्ड एनी क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी को जब ऑब्जर्व करता है कोई सर्वे, किसी सर्वेयर ने सपोज दिस इज योर क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी में दो चीजें होंगी, पहले तो ये क्वांटिटी क्या होगी? ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी भी। क्यों? क्योंकि सर्वेयर ने क्या किया? सर्वेयर ने इसको क्या किया? इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व किया। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ही गेट टू थिंग, फर्स्ट इज द वैल्यू एंड सेकंड इज द वेट। डोंट कंफ्यूज, दिस इज नॉट द वेट विच इज केजी। ये केजी वाला वेट नहीं है या न्यूटन वाला वेट नहीं है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वेइंग कंसेप्ट, राइट? ये अलग है वेट का कंसेप्ट। यहाँ पे वेट मतलब होता है वजन। वजन होता है ना हिंदी में, भार या वजन कहते हैं हम। चलो हिंदी में ही समझा देते हैं आपको। इसका मतलब क्या है? वेट का मतलब होता है, क्या होता है? भार या फिर वजन, राइट? अब ये जो वजन और भार है ये किसका है? ये इस क्वांटिटी का है। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है इसकी एक वैल्यू है जो कि हमने अभी बताया, आपकी लीनियर हो सकती है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, एंगल हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये भार केजी नहीं है। ठीक है, ये एक वजन है इस सर्वेयर का जिसने इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व किया है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, जो सर्वेयर ने क्वांटिटी को मेजर किया है उसके लिए उसने क्या रखा है? स्केल रखा है, जिस स्केल को हम वैल्यू कहते हैं। कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके लिए स्केल हो गया, और वो इसको कितने परसेंट कॉन्फिडेंस से बोल रहा है वो उसका क्या हो गया? वेट हो गया। तो दिस इज वेट इज रिलेटेड टू योर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लिमिट। क्लियर? इज इट क्लियर? शुभम पुरोहित, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. राइट। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा ना कि वेट क्या का मतलब है। वेट इज रिलेटेड टू योर कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लिमिट। तो अब जो एक्सीडेंटल एरर है उसमें याद रखिए ये जो कॉन्फिडेंस वर्ड है ये बार बार आएगा, राइट? तो अभी आपको इसीलिए मुझे इस वेट को फिर से समझाना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब क्या है कि इस वेट को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको जो रिपीटिशन है वो क्या करने पड़ेंगे? इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, रिपीटिशन इंक्रीज करने पड़ेंगे जिससे ये वेट इंक्रीज होगा। लेकिन सर्वेइंग वर्क में अगर हम एक ही ऑब्जर्वेशन को, एक ही ऑब्जर्व क्वांटिटी को अगर बार बार रिपीट करेंगे, सो वी हैव नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन सर्वेइंग वर्क। सो अगर हम एक ही ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास बहुत बार करना होगा, and the time doesn't allow us to do this tedious activity or the very hectic activity. For that condition we have some theories related to the accident error and वही theories हमें पढ़नी है आज। तो वो तो हम अभी मूव करेंगे, बट स्टार्टिंग हम इंट्रोडक्शन से ही कर रहे हैं। तो आफ्टर द लॉ ऑफ वेट वी हैव 3 पॉइंट्स इन लॉ ऑफ वेट। तो लॉ ऑफ वेट में हमने एक वर्ड पढ़ा था, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, राइट? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू। क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू? देखिए हमने एक वैल्यू को ऑब्जर्व किया, राइट? अब जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो हमने उसकी वैल्यू क्या हुई? डिफरेंट वैल्यूज हमें उसकी मिली। ठीक है, अब उसकी हमें डिफरेंट वैल्यू मिली, राइट? अभी देखिए मैंने एंगल ए को जब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे मैं रिपीटिशन या वेट कर सकता हूँ। तो एंगल ए की वैल्यू मैंने 10 डिग्री, फिर दूसरी बार चेक किया तो इस तरीके से 10 डिग्री। चलो इसको और सिंपल बनाते हैं, एंगुलर को छोड़ते हैं, हम सीधा सीधा इसको लीनियर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, सपोज ए से बी लाइन मैंने मेजर करी, लाइन ए से बी मेजर करी और ये इसकी वैल्यू होगी, राइट? और उसके बाद हमारा क्या होता है? उस वैल्यू का वेट आएगा।
विच इज डिपेंड ऑन द रिपीटिशन। ठीक है, तो अभी वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो आपने फर्स्ट टाइम किया तो इसको अभी वेट को रहने दीजिए। अभी आप यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर और वी कैन से ट्रायल नंबर। ठीक है, तो ट्रायल नंबर यहाँ रखा। तो लाइन आपकी ए बी थी, लाइन ए बी की जो फर्स्ट वैल्यू आई वो आई 10 मीटर फर्स्ट ट्रायल में। जब आपने दूसरी बार उसको मेजर किया अगेन लाइन ए बी को ही, तो उसकी आई 11 मीटर। फिर नेक्स्ट टाइम पे आया 12 मीटर, फिर 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर एंड 11 मीटर, राइट। इस तरीके से आपने क्या मेजर करा। ये स्टैटिकल का पार्ट है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा आपको स्टैटिकल यहाँ पे बताना पड़ रहा है। तो आपने क्या किया, ये ए बी लाइन को इतनी बार मेजर किया, 3 4 5 6 7। सो व्हाट इज योर वेट ऑफ दिस 7। आपने कितनी बार रिपीट किया इसी लीनियर मेजरमेंट को, 7 टाइम्स मेजर किया एंड यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यू एट ईच ट्रायल, राइट। सो वेट ऑफ द वैल्यू इज 7, वेट ऑफ द क्वांटिटी इज 7। अब ये क्वांटिटी कौन सी होगी, देखिए इनको अब क्या करना है आपने, ये जो वैल्यू है अब आपने 10 आया, 11 आया, 12 आया और 10 आया। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि ए बी की ट्रू वैल्यू क्या होगी। What is the value of AB on the basis of this observation? Average, sir. So you are talking about the average of all the data, average value of the data which is collected by the surveyor, ऐसा ही बोल रहे हो ना आप, right? इसका Yes, मतलब arithmetic. summation of all the value like 1 से लेकर मैं यहाँ लिख देता हूँ आईटा इज इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 7। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा जो इसकी वैल्यू होगी x आईटा, राइट। ऐसे ही लिखते हैं ना हम, डिवाइडेड बाय n, ऐसे ऐसे ही लिखते हैं, राइट। ये समझ में आ रहा है ना कैसे होता है। ये x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, x4 हो जाएगा, प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या बोला, आप बोल रहे हो कि द ट्रू वैल्यू ऑफ ए बी लाइन इज अरिथमेटिक, यू आर टॉकिंग अबाउट द अरिथमेटिक सम ऑफ ठीक है, अरिथमेटिक सम की जगह हम क्या कह सकते हैं, इसको मीन कह सकते हैं। अरिथमेटिक मीन है ये, ठीक है। और इसी को ही आपने क्या कहा है, एवरेज वैल्यू का है, यही कह रहे हो ना आप। बट दिस इज रॉन्ग, व्हाई, बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू। अब देखिए कैसे, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपका जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो क्या आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। आप चाहे करके देख लो, यहाँ पे 1 3 4/7 आएगा। तो ये आपका वैल्यू जो अरिथमेटिक मीन आएगा 10 पॉइंट और ये 4/7 आएगा, राइट। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन है। दिस इज योर अरिथमेटिक मीन बट दिस इज नॉट योर ट्रू वैल्यू। व्हाई, बताओ। करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करेक्शन करोगे फिर, क्या करेक्शन करोगे। मैंने अभी जब एरर पढ़ा रहा था तभी आपको क्लिक कर देना चाहिए था। यू कैन नॉट कैलकुलेट योर ट्रू वैल्यू बिकॉज द ट्रू वैल्यू में क्या है आपके पास, ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो एरर्स को रिमूव करनी पड़ेंगे। और एरर्स आपके पास कौन कौन सी है, एक आपके पास सिस्टमैटिक है और एक आपके पास एक्सीडेंटल है। सिस्टमैटिक आप रिमूव कर चुके विद द हेल्प ऑफ दिस अरिथमेटिक मीन्स व्हिच इज ए लॉजिकल फॉर्मूला व्हिच इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट। बट दिस एक्सीडेंटल एरर कैन नॉट बी रिमूव, सो आई कैन नॉट calculate my true value of this quantity of line AB, right. So difference between arithmetic mean and true value, this true value is imaginary right now, this is a imaginary because I cannot calculate. So difference between true value and arithmetic mean is known as your residual error, ये रहेगी ही रहेगी residual error, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, which is a part of accidental error, right. थोड़ा बहुत क्लिक कर रहा है, ये सर के ऊपर से चले गया। बच्चों बताओ, अमन नेगी, अमन नेगी आप, रेसिडुअल एरर
हाँ बताओ, रेसिडुअल क्यों बोला इसको? रेसिडुअल मतलब क्या होता है? जो बची रहती है। तो ये एरर हमेशा बची रहेगी। इस एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते, रेसिडुअल एरर को। इसीलिए तो हमने कहा है कि अरिथमेटिक मीन जो है, दिस इज माय 10.4/7 आएगा, ठीक है। अगर आप इसका एवरेज करोगे ना इस पूरी वैल्यू का, तो आपका ये देखिए 10 10 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10 ले लो तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से 10 ले लो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, तो क्या होगा 1 1 2 4 4/7, ठीक है। इस तरीके से हम इसका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक्स इन मैथमेटिक्स। आप चाहो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल सा क्या करो, इसको कैलकुलेट करो, प्लस करो, तो आपका आंसर इतना आएगा 10.4/7। अभी 4/7 को आप डिवाइड करो तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये जो अरिथमेटिक मीन है, दिस इज नॉट योर ट्रू वैल्यू, दिस इज योर अरिथमेटिक मीन। और इस अरिथमेटिक मीन को ही क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब क्या होती है, जो मैक्सिमम बार आएगी, ठीक है। एक तरीके से 10 के आसपास की वैल्यू क्या है, देख लीजिए आप इस पूरे फिगर में 10 10 10 10, ये 11 है, 12 है, 11 है, तो ये क्या है कि सारी की सारी वैल्यू क्या है, 10 के नियरेस्ट है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहते हैं, राइट। बट दिस इज नॉट ट्रू वैल्यू। To achieve the true value, we have to remove my residual error, but residual error is a type of accidental error which cannot be removed. तो ये यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी का। क्या आता है, प्रोबेबिलिटी का है, या तो ये होगा या तो ये नहीं कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट में ये आता है। तो रेसिडुअल एरर को हम क्या कर सकते हैं, 0 से 1 के बीच में डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से। रेसिडुअल एरर अगर बिल्कुल हटा दिया आपने तो वो 0 होगा, जो कि नहीं हो सकता है, और रेसिडुअल आपकी 100% है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो उस केस में हम इसको 1 करेंगे, राइट। पर 1 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, राइट। इसीलिए मैंने क्या करा, ये ऐसे वाले ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब 0 और 1 कैन नॉट बी टेकन, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं पे रेसिडुअल एरर होगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या ले आए, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट ले आए, राइट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट जो हम लाए हैं यहाँ पे, जो अप्रोच यहाँ पे लाए, इसको हम सॉल्व करेंगे वेट ऑफ द क्वांटिटी, वेट ऑफ द क्वांटिटी, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे वेट ऑफ द क्वांटिटी। दैट्स व्हाई वी स्टडी दिस लॉ ऑफ वेट, इसीलिए हमें लॉ ऑफ वेट को पढ़ना पड़ा। क्लियर है कि हम कैसे करके चल रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कम लोगों को ये चीज क्लियर होती है अपनी बीटेक टाइम पे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्वे, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, दिस इज अ पार्ट ऑफ हायर मैथमेटिक्स, राइट। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी इसमें अपना थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको भी अपनी तरफ से डालना पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अभी आपको ट्रू वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो रहेंगी ही रहेंगी रेजिडुअल एरर में, क्योंकि देखो हमने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि एक्सीडेंटल एरर वो है जिसको मेजर नहीं कर सकते। तो जब आप उसको मेजर नहीं कर सकते तो आप उसको एलिमिनेट कैसे करोगे? सीधी सी बात है ना। इज इट क्लियर? हमने पहले यहीं पे बोल दिया था एक्सीडेंटल एरर कैन नॉट बी रिमूव। अब कैन नॉट बी रिमूव इसीलिए तो है क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर पा रहे। एक बार अगर ये मेजर हो जाते तो हम इसे रिमूव नहीं कर जाते, बट ये रिमूव नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये एक्सीडेंटल एरर, इसको हमने अब नाम दे दिया रेजिडुअल एरर, जो कि रहेगी रहेगी, राइट। और उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लाते हैं। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझने के लिए हमको लॉ ऑफ वेट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होगा वो किस पे बेस्ड होगा, वो तो वेट पे बेस्ड होगा ना। जो मोस्ट प्रोबेबल आपकी वैल्यू आई है यहाँ पे, जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कितनी आई है 10.4/7, उसका जो वेट होगा वो कितना होगा 7, राइट। अभी देखिए मेरे कहने का मतलब समझे आप। जो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आई थी विच इज योर अरिथमेटिक मीन, उसका वेट कितना होगा, उसका वेट होगा 7, यानी कि जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो 7 टाइम मोर कॉन्फिडेंट है देन एनी इंडिविजुअल वैल्यू। वेट का मतलब समझ गए? इज दिस क्लियर और नॉट? 7 टाइम्स का भार आ गया उसमें एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल वैल्यू। जैसे 10 वैल्यू है, ये फर्स्ट ट्रायल में किया था, इसका वेट 1 है, राइट। सेकंड ट्रायल में जो वेट किया था उसका वेट भी 1 है, तो इंडिविजुअल वेट का इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू आया है उसका वेट 1 है। लेकिन अगर मोस्ट प्रोबेबल की बात करें तो इसका वेट क्या है 7 है, यानी 7 टाइम इट इज मोर कॉन्फिडेंट, और वी कैन से 7 टाइम इट इज मोर प्रिसाइज फॉर दैट पर्टिकुलर सर्वे विच गिव्स दिस रिजल्ट। जो भी हमने सर्वे किया है लाइन ए बी का,
उसमें जो ये वैल्यू है उसकी जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो 10.4/7 आया है, विच इज 7 टाइम मोर कॉन्फिडेंट देन एनी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। राइट बच्चों? Yes, sir. ओके ठीक है, तो यही इसीलिए हमें क्या पढ़ना पड़ा, ये वेट का कंसेप्ट पढ़ना पड़ा। और अब आप देखिए पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ देखिए वेट का क्या कहता है। पहला लॉ तो बहुत सिंपल है, ठीक है। उसने यहाँ पे क्या बोला है कि आपको क्या निकालना है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या, यू हैव टू फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज योर अरिथमेटिक मीन, ठीक है, इज योर अरिथमेटिक मीन विच इज इक्वल टू अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। In case of different weight, we will apply this multiply weight of the value. In case of different weight, right? But अगर weight unit है, unity weight है, जैसे मेरा अभी previous example था, उसमें weight क्या था सबका, सारी observation का क्या है, एक ही है। तो उस केस में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा जो वैल्यू रहेगा ऑब्जर्वेशन का वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा, राइट। तो उस केस में आई एम नॉट कंसिडर दिस वैल्यू। लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने ये वाला कंसेप्ट कंसिडर नहीं किया था, बट बाय डिफॉल्ट वो हुआ भी है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी ऑब्जर्वेशन वैल्यू को तो वो उतना ही आएगा। ओके, इज इट क्लियर? टू डिवाइड, अगर वेट डिफरेंट होगा हाँ तो फिर हम कौन सा वेट करेंगे? मतलब अगर जैसे 1 है 2 है, एक बार 2 बार किया फिर एक बार किया, उसके लिए हम एग्जांपल फिर देते कौन से हैं। वेट लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद एन एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल समझ में आया? नाउ वी हैव ए लाइन वैल्यू, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन पूछा करिए आप लोग, तभी तो आपको डाउट क्लियर होंगे। दिस इज द वेट। वेट मतलब समझ में आ गया आपको कि वेट क्या है। अब देखिए ए बी लाइन की वैल्यू कितनी आई, 10 पॉइंट, अच्छा 4/7 का कितना होता है, जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 4/7 कितना होता है बताइए। Zero point 0.57. 0.57. यही है ना 0.57, ठीक है। अब आपकी क्लास में एक लड़का है हनी, उसने लाइन ए बी मेजर करी, उसने 7 बार मेजर करी, उसने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल दी, इतनी निकली। फिर दूसरा लड़का आपकी क्लास में कौन है, किसका नाम लिया जाए बताइए। शुभम है, शुभम है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक लड़का और है तुषार, राइट, वी हैव तुषार, ठीक है। तुषार ने भी सेम लाइन को मेजर किया, लेकिन तुषार ने जो लाइन को मेजर किया उसने सिर्फ 3 बार मेजर किया, ठीक है। उसने 10, 11 और 10 निकाला, 3 ही बार मेजर किया और वो थक गया। उसने बोला मैं इतनी बार ही कह रहा, तो उसने क्या किया, इसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कितना हुआ, इसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इट इज 10.1/3, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल कितना हो गया 3 राइट हुआ। लेकिन वेट कितना हो गया, वेट उसने 3 बार किया तो वेट क्या हो गया 3 हो गया। हनी ने 7 टाइम्स किया तो हनी का वेट कितना हो गया, वैल्यू का वेट कितना हुआ 7 हुआ। फिर तुषार ने भी सेम वर्क किया, बट तुषार ने सिर्फ एक ही रीडिंग कैलकुलेट करी, इट जस्ट गो विद ए सिंगल रीडिंग, लाइन में उसने सिंगल, तो वेट कितना हुआ यहाँ पे ओनली 1, तो इसीलिए इसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी उतना ही होगा जितना इसकी पहले की रीडिंग है, तो वेट कितना हुआ 1 हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि दिस इज अ डिफरेंट वेट, दिस इज योर क्वेश्चन कि अगर डिफरेंट वेट होगा तो हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी भी हमें ए बी का कैलकुलेट करना है। व्हेन द ऑब्जर्वर आर डिफरेंट एंड देयर रिपीटेशंस आर डिफरेंट, वी हैव ए डिफरेंट वेट, ओके। तो अप्लाई करिए फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ दिस टेबल will be equal to individual value 10.57 multiply the weight of that individual value plus 10.33 जो कि शुभम ने निकाली थी, उसने वेट था 3 प्लस फिर लास्ट में किसका है, तुषार ने वैल्यू निकाली ए बी की, वो है 10, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10 into 1 राइट। अब टोटल वेट कितना है, टोटल वेट कितना 7
plus 3 plus 1 which gives me the value, डिनोमिनेटर में 11 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका 70 प्लस ये कितना आ जाएगा 35 73.5 प्लस इससे मल्टीप्लाई करिए तो 3 3 जा 9 9.30 प्लस 10। ये बात समझ में आई आपको क्या नहीं आई? यस सर आ गई। अब आपका जो यहाँ से ये भी एक तरीके का एवरेज ही तो हुआ, ये जो एवरेज आपने निकाला है दैट इज योर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, अब आप देखिए इसको कैलकुलेट करिए, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे इट विल गिव्स यू लाइक 94.411 डिवाइडेड बाय 11। सॉल्व करिए इसको जरा फटाफट, you will get the answer 11.31, right? You will get like this. आंसर आया है नहीं आया? 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए 10.48 होगा सर। कैसे होगा? 9 का 9 आ गया, 4 का 1 इट इज 4, इट इज 3 प्लस 10 और ये 11 तो 11 नहीं सर इसे डिवाइड करेंगे कितना हो रहा है? तो 11 1 जा 11 सर। ओके आई अंडरस्टैंड राइट। दिस इज 10.4 और इसको छोड़ दीजिए, ठीक है 8 होगा, ठीक है वेरी गुड। तो दिस इज 10.48। अब 10.48 यहाँ पे निकला मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए बी विच इज डिफर फ्रॉम द most probable value of individual observer, right? You can see in this table. दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? Yes sir। ठीक है, now what is the weight of this MPV of A B line? इसका weight कितना होगा? इसका weight कितना होगा? जो summation of all weight कितना? 11। so हम इसको ऐसे लिख दें 11। so मुझे बताइए हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे? हम हनी ने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है उसको कंसिडर कर रहे हैं, शुभम ने जो वैल्यू कैलकुलेट करी उसको कंसिडर कर रहे हैं, या तुषार ने जो वैल्यू कंसिडर करी है उसको कर रहे हैं? हम इन तीनों का भी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल रहे हैं जिसका वेट यू कैन सी हियर द वेट ऑफ द लाइन ए बी इज 11। तो हम जिसका वेट ज्यादा है हम उस वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं एंड दीज वैल्यू आर डिफर फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अदर। इसीलिए तो मैंने कहा है वी कैन नॉट फाइंड माई ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस अरिथमेटिक मीन गिव्स मी रेजिडुअल एरर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने वो कंसेप्ट यहाँ पे बोला था। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये बात? आया ना समझ में? देखिए अगर हम अरिथमेटिक मीन को ट्रू वैल्यू कह दे तो अरिथमेटिक मीन इसने जो किया है वो और इसने जो किया है वो तो सेम होना चाहिए बिकॉज इट इज ट्रू वैल्यू। तो कैसे ट्रू वैल्यू हो सकती है ए बी की? ए बी की ट्रू वैल्यू हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दीज ऑब्जर्वर आर डिफरेंट, द साइट आर डिफरेंट, द कंडीशन आर डिफरेंट, टाइम आर डिफरेंट, इंस्ट्रूमेंट आर डिफरेंट। जब ये सारी चीजें डिफरेंट हो गई तो हाउ कैन आई कैलकुलेट माई ट्रू वैल्यू? तो जब मैं ट्रू वैल्यू ही नहीं कैलकुलेट कर सकता हूं, इसीलिए तो मैंने कहा है ये ट्रू वैल्यू इज एन इमेजिनरी थिंग, इट इज ए इमेजिनरी वैल्यू। ओके, सो I am only calculate my most probable value which is my arithmetic mean. It is based on the weight and I have to just increase my weight so that I am more confident about my calculation, about my values, about my survey work, right? To solve this residual error I have a term which is known as probability and we will discuss this probability in tomorrow class, और we can जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम इस प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। मैथमेटिक्स जब तक प्रैक्टिकल नहीं होती तब तक समझ में नहीं आती, राइट? तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि क्या यहाँ पे फर्स्ट लॉ कहना चाह रहा है। फर्स्ट लॉ समझ में बात आ गया? लॉ ऑफ वेट का इतना छोटा वर्ड है ये, लेकिन इस छोटे वर्ड के पीछे बहुत बड़ा मतलब छुपा हुआ है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स छुपे हुए, राइट? इज इट क्लियर और नॉट? फर्स्ट लॉ समझ में आ गया? ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें जो भी टेबल में ऑब्जर्वेशन निकालना है हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज नॉट योर ट्रू वैल्यू, बस ये याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो अलग अलग क्वांटिटीज है, लाइक एंगल ए एंड एंगल बी आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, राइट? observed quantities, so these two different observed quantities had
two different values like 20 degree and 30 degree, right? And if these quantities had different values and different weights like 2 and 3 here given in this example, so if I apply any operation with this quantity which is plus or minus, कोई भी मैं ऑपरेशन यहाँ पे लगाता हूँ, तो ऑपरेशन तो पहले मेरे पास एक एडिशन ऑपरेशन होता है और एक क्या होता है, मल्टीप्लायर ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन होता है। एडिशन में मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस करता हूँ, ठीक है, और या फिर माइनस करता हूँ। सपोज माइनस का मतलब कैसे, देखिए मैंने माइनस एल बी ले लिया है, एंगल बी ले लिया है, ठीक है, माइनस एंगल एल बी एंगल बी ले लिया, तो ये अल्टीमेटली जो इसका एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से समझिएगा इसको, ठीक है। सिमिलरली जो मल्टीप्लायर है उसमें मेरा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन मैं इसमें डिवाइड भी कंसीडर कर सकता हूँ, कैसे, रेसिप्रोकल करके। अगर मैं ये जो तो 3 है, 3 मल्टीप्लाई एंगल ए, तो मैं 1/3 मल्टीप्लाई एंगल ए कर सकता हूँ ना, और इट इज इक्वल टू एंगल ए डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ मोटे मोटे दो ही ऑपरेशन यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, एक प्लस एडिशन एंड एक मल्टीप्लायर कंसेप्ट, राइट? अब इसको जब हम परफॉर्म करते हैं तो वी हैव सर्टेन थिंग्स व्हिच इज रिलेटेड टू योर वेट ऑफ दैट ऑब्जर्वेशंस, और वी कैन से द वेट ऑफ द क्वांटिटी, और वो जो चेंजेस हैं वो हमें वेट के थ्रू शो करना है। तो फर्स्ट देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप दो क्वांटिटीज को ऑब्जर्व क्वांटिटी को ऐड करते हो, तो एंगल ए जो था वो 2 वेट का था, एंगल बी आपका 3 वेट का था। इसको समझिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जब आपने इसको ऐड किया तो ये एक इक्वेशन बन गई, राइट? ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन का जो वेट है वो कितना है, देखो इस इक्वेशन का जो वैल्यू है वो तो आपका 50 डिग्री आ गया, 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री, पर इसका जो वेट है वो आपका ऐसे निकलता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ summation of reciprocal of weight of individual values। Is it clear? तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू जो वेट आया है वो आया 6/5 which is equal to 1.2। Is it clear? So can you give me a analysis that whenever I am providing any operation like plus or minus, the weight of the expression is low than the weight of the individual value which is 2 and 3 in case of this table। Can you see this change? Or not? ये आपको पता चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं चल रहा है? जब आपने दो वैल्यूज को ऐड या माइनस किया है या एक्सप्रेशन किया है, जो उस एक्सप्रेशन का कॉन्फिडेंस है वो उसके इंडिविजुअल से भी कम आ गया है, यानी कि हमें अवॉइड करना है एक्सप्रेशंस को। क्यों एक्सप्रेशन है ये? एक्सप्रेशन किस पे बेस्ड है? दिस एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, सॉरी, ये एंगल ए और बी जो थे ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, बट दिस एक्सप्रेशन इज डिपेंड ऑन एंगल ए एंड बी। तो मैं ये कह सकता हूँ दिस एक्सप्रेशन की एक क्वांटिटी हो गया ना, ये भी तो एक क्वांटिटी हो गया जिसके पास वैल्यू है, वेट है। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्वांटिटी। Is it clear? तुषार? तुषार आपको समझ में आया? ठीक है, उसके अलावा मैं और भी लोगों से पूछता हूं। अमन नेगी, ठीक है, समझ में आया ना? देखिए एंगल ए और बी आपके क्या थे, इंडिपेंडेंट, ठीक है, लेकिन जो एक्सप्रेशन ए प्लस बी है वो क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया, वो डिपेंड करता है ए और बी पे। तो आप देखेंगे कि एक्सप्रेशन के जो वेट है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी के वेट से कम आ गया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो उसका वेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी से कम होता है, राइट? तो ये मेरा सेकंड लॉ है, और देखिए ऑपरेशन का यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आपको आ गया होगा। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, एंड दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ वेट। इसमें क्या है कि अगर मैं कोई फैक्टर मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपने क्वांटिटी के साथ, दिस इज लाइक 3 विच इज इन द टर्म्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो वैल्यू है वो तो वैल्यू सिंपल अर्थमेटिकल ऑपरेशन से निकल जाएगी, ठीक है, बट जो उसका वेट है, वेट में क्या हो जाएगा, वेट में देखिए हमें क्या करना है, जो फैक्टर है उसका स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है, या फिर
the reciprocal of square of factor will be multiplied to the weight of individual quantity. Weight of individual quantity, right? तो यहाँ पे देखिए 2/9 it is far less than the angle weight 2. एंगल ए का जो वेट 2 है उससे तो बहुत ही कम है ये. इट इज लाइक 0.22 है ना. तो आप देख रहे हैं अगर आप कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो वेट होता है इंडिविजुअल वैल्यू का वो क्या हो जाएगा फिर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है. बट अगर आप कोई चीज़ डिवाइड करते हो, ठीक है, बट अगर आप कोई चीज़ डिवाइड करते हो उससे तो तब उसका जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन का वेट वो इंक्रीज हो जाता है. तो ये आपको ध्यान देना है, एमसीक्यू में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. तो दीज आर द लॉज विच इज एसोसिएट विद द वेट्स, राइट. एंड नाउ वी हैव few things which is related to theory of error, but I think time is not allowing me, so I just continue this lecture in tomorrow class. Hope you like this class and understand the fundamentals or the introduction of this theory of errors, right? Any doubts and questions? Most welcome. You have सर आपने लास्ट में लिखा था एंगल a/3. yes डिवाइड में. yes yes सर फिर उसमें मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्या लिखा था मैंने, एंगल a डिवाइड बाई 3. इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाई एंगल a. ठीक है, ठीक है. एंगल a का वेट कितना, वैल्यू कितना था 20 डिग्री एंड वेट कितना था 20 डिग्री. 2. वेट क्या था 2 था. ठीक है, तो अगर मैं इसको करता हूं तो एंगल a की वैल्यू को रखें यहाँ पे कितना होगा 20 डिग्री डिवाइड बाई 3. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 6.66 डिग्री, राइट. नाउ आई हैव टू फाइंड द वेट. दिस इज द वैल्यू ऑफ वैल्यू थे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया. नाउ आई हैव टू फाइंड वेट ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल a/3 का वेट फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए क्या है कंसेप्ट, ऑब्वियसली फैक्टर कितना मल्टीप्लाई हुआ, फैक्टर कितना मल्टीप्लाई हुआ 1/2 मल्टीप्लाई हुआ. तो वेट एंगल a का वेट कितना है 2 है, डिवाइड बाय फैक्टर 1/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, इसको छोड़ दीजिए मल्टीप्लाई अगर आप कंफ्यूज होगा 1/9 हो जाएगा. तो हम इसको कह सकते हैं ना इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9/1 इक्वल टू 18. तो वेट कितना हो गया, वेट ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंगल a/3 इज 18. यानी कि अगर हम किसी इंडिविजुअल क्वांटिटी को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कम तो होती है लेकिन उसका जो वेट होता है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, 18 टाइम्स मोर एक्यूरेट देन एंगल a. That's why we always go for a smaller value, little values. हम हमेशा सर्वे में यही तो करते हैं, राइट. इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन, डिवाइड वाले में कुछ नहीं है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई जैसा ही है, बस एक्सप्रेशन में देखो वही चीजें हमने चेंज करी है. अब इसमें एक और गेम है, एक और खूबसूरती है इसकी, वो बताता हूँ आपको. खूबसूरती ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका वेट, ये जो एंगल a है विच इज 20 डिग्री एंड वेट 2, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, चलो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 आएगा और जिसका जो वेट होगा वो कितना होगा 2/2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2. तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगल a व्हेन द वेट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इनिशियल वेट, इस इंडिविजुअल वेट. तो ऐसा एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, उसमें आपको उसका वेट लिखना है. यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना, वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल विल बी मल्टीप्लाई विद दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, राइट. Is it right or not? Yes, Any doubt else? Any other doubt? No sir. Okay, so this is the end of this lecture. We will continue tomorrow, and tomorrow we will definitely complete this law of accident error. So thank you, have a nice day.